आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं उसकी शुरुआत किसी चमत्कारी जीत से नहीं होती, बल्कि 1665 की उस सबसे अंधेरी रात से होती है जब एक आजाद शासक को अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक शर्त पर दस्तखत करने पड़े थे। जरा इस चौंका देने वाले नंबर पर गौर कीजिए, 23। ये वो 23 किले थे जो खून और पसीने की कीमत पर जीते गए थे, और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज को इन्हें मजबूरन मुगलों को सौंपना पड़ा। एक पल के लिए सोचिए, ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक एक और आंकड़ा था, 8 साल। ये उनके मासूम बेटे की उम्र थी, जिसे एक बेरहम दुश्मन के दरबार में बंधक बनाकर भेजना पड़ा। सच कहूं तो ये घटना उन किताबी कहानियों के पीछे छिपी उस गहरी इंसानी भेद्यता और मजबूरी को सामने लाती है जिसे हम अक्सर भुला देते हैं। तो आइए सबसे पहले उस मिथक के पीछे की सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। आखिर पूरी तरह हारने के बाद एक नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है? देखिए, हम यहाँ किसी जादुई देवता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसका मनोवैज्ञानिक लचीलापन कमाल का था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि कोई इंसान इतनी बड़ी व्यक्तिगत पीड़ा को आखिर कैसे दबा सकता है? कैसे वो बर्फ की तरह बिल्कुल शांत रहकर इतने दर्दनाक समझौते को अपना साम्राज्य बनाने की सीढ़ी बना लेता है? इस बेमिसाल दिमाग को समझने के लिए हमें स्वराज्य की नींव की तरफ मुड़ना होगा। उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव यहाँ सबसे अहम है। उन्होंने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास के लिए नहीं सुनाई थी, बल्कि उन कहानियों के जरिए उन्होंने न्याय और अत्याचार के बीच का असली फर्क समझाया। यही वो वक्त था जब हिंदवी स्वराज्य, यानी एक ऐसा शासन जो न्याय और जन कल्याण पर आधारित हो, जहां सत्ता स्थानीय लोगों की हो, उसकी नींव रखी गई। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता बहुत ही छोटी उम्र में साबित कर दी थी। उन्होंने उस पुरानी और शोषण करने वाली जागीरदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसकी जगह अधिकारियों को सीधे नगद वेतन यानी कैश सैलरी देना शुरू किया। साथ ही जो किसान संकट में गए उन्हें बिना किसी बिचौलिए के राज्य की तरफ से सीधे कर्ज उपलब्ध कराया, ताकि जवाबदेही बनी रहे। ये सच में एक गेम चेंजर कदम था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने उन्हें रणनीति का उस्ताद बना दिया। किशोरावस्था से ही सेना खड़ी करने वाले शिवाजी महाराज एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक छोटी टुकड़ी सीधे मैदाने जंग में किसी विशाल सेना से नहीं टकरा सकती। इसलिए उन्होंने गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। ये कोई मामूली तरीका नहीं था। इसमें जोर बड़ी सेना पर नहीं, बल्कि इलाके के भूगोल के सटीक इस्तेमाल, खुफिया जानकारी और अचानक होने वाले तेज हमले पर था। और उनका ये चतुर दिमाग अफजल खान के साथ हुए मुकाबले में पूरी तरह दिखता है। उस खौफनाक सेनापति को उन्होंने किसी क्रूर ताकत से नहीं हराया, बल्कि उसकी घुड़सवार सेना को बेअसर करने के लिए पहले प्रतापगढ़ के घने जंगलों को चुना, फिर डर का नाटक करके उसे लालच दिया, और आखिर में कपड़ों के नीचे छिपे लोहे के चिलखत और हाथ में छिपे बाघनख के जरिए उसे ढेर कर दिया। यह पूरा का पूरा प्लान अपने आप में एक मास्टर क्लास था। अगर हम उनकी इन मास्टर स्ट्रोक रणनीतियों की रफ्तार देखें तो सच में हैरानी होती है। 1659 में अफजल खां की हार से लेकर 1663 में पुणे में शाइस्ता खान के शिविर पर रात के अंधेरे में की गई सर्जिकल स्ट्राइक तक, फिर 1664 में अपनी नौसेना के लिए धन जुटाने के मकसद से सूरत पर छापा, और आखिर में 1665 का पुरंदर समझौता। उनका हर एक कदम पहले से तय किया गया शतरंज का एक सधा हुआ खेल था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जिसे हम महान पलायन के इस हिस्से में देखेंगे। पुरंदर समझौते के बाद जब उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा, तब उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। दरबार में अपमानित होने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें और उनके छोटे बेटे को भारी पहरे में नजरबंद कर दिया गया। अब ऐसे हालात में सीधे लड़ने का मतलब तो पक्की मौत थी। पर महाराज घबराए नहीं। उन्होंने महीनों लंबा एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। पहले गंभीर बीमारी का नाटक किया, फिर संतों और गरीबों को मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजनी शुरू की। उन्होंने बड़े सब्र के साथ तब तक इंतजार किया जब तक पहरेदार लापरवाह नहीं हो गए, और उन्होंने उन टोकरियों की जांच करना छोड़ नहीं दिया। और फिर
उन्हीं टोकरियों में बैठकर उन्होंने इतिहास के सबसे शानदार पलायन को अंजाम दिया, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा। आगरा से वापस आने के बाद उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा प्रशासक जो अपने समय से सदियों आगे था। वापस लौटने के बाद वो और भी ताकतवर होकर उभरे और 1674 में खुद को छत्रपति घोषित किया। उनका ये शासन सच में अपने समय से बहुत आगे था। जरा सोचिए, आज के आधुनिक कॉर्पोरेट बोर्डरूम की तरह ही उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, जिसमें 8 मंत्रियों की एक विकेंद्रीकृत परिषद थी। और सबसे कमाल की बात, यहाँ कोई भी पद वंशानुगत नहीं था, यानी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ योग्यता पर आधारित था। उन्होंने एक ऐसा समावेशी और दूरदर्शी राज्य बनाया जहां इब्राहिम खान और दौलत खान जैसे मुस्लिम सेनापतियों के पास ऊंचे पद थे। युद्ध के दौरान महिलाओं, मस्जिदों और आम नागरिकों की सुरक्षा के सख्त आदेश थे। उन्होंने प्रशासनिक शब्दों में फारसी की जगह संस्कृत का इस्तेमाल शुरू किया और एक ताकतवर स्वतंत्र जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया। उनका ये मानना था कि जिसका समुद्र पर नियंत्रण है, उसी का दुनिया पर नियंत्रण है। वो बाकी भारतीय राजाओं के मुकाबले काफी अलग सोचते थे। उन्हें आने वाले यूरोपीय खतरे का पहले ही आभास हो गया था। इसीलिए एक खतरनाक नौसैनिक बेड़े को खड़ा करने के लिए उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसे विशाल तटीय किलों का निर्माण करवाया। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, उनकी अमर विरासत। 1680 में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, तब तक वो न सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी तैयार कर दी थी जिसे उनके बाद भी चलते रहना था। वो अपने पीछे 360 किलों का एक विशाल नेटवर्क छोड़ गए। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की जीती जागती इकाइयां थीं। इन किलों का सुरक्षा प्रोटोकॉल देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। गद्दारी रोकने के लिए उन्होंने हर किले का प्रबंधन 3 अलग-अलग जातियों के अधिकारियों के बीच बांटा था। नियम इतने सख्त थे कि सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार हर हाल में बंद हो जाते थे। रात में दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलते थे, भले ही बाहर खुद राजा ही क्यों ना खड़े हों। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी जीरो टॉलरेंस नीति थी कि स्थानीय लोगों का शोषण बिल्कुल नामुमकिन था। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ती हैं कि आखिर विचार एक साम्राज्य से अधिक समय तक कैसे जिंदा रहते हैं। एक इंसान जिसने शून्य से शुरुआत की, उसने अपने लोगों में आत्मसम्मान का एक ऐसा बीज बोया कि उसकी मृत्यु के दशकों बाद भी उसके समर्थकों ने उसी के बनाए ब्लूप्रिंट पर चलकर सबसे बड़े साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में इससे बढ़कर सच्चे नेतृत्व की कोई और मिसाल हो सकती है? जवाब हम सब जानते हैं।